नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैवल्य द विजडम में आपका स्वागत है। आप है मेरे साथ, मैं गौरव। आप एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने के लिए, कहानी इसलिए क्योंकि देश के एजुकेशन दिए जाने वाले प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी पर चर्चा कर रहे हैं, बायजूस। अब समझते हैं बायजूस के बारे में कि ये कंपनी जो अर्थ से फर्श पर कैसे आ गई। अब जिक्र करते हैं कि किसी कंपनी का यानी कि बायजूस का अर्थ से फर्श पर आने का जिक्र, क्योंकि 22 मिलियन डॉलर की कंपनी हो और उसकी 200 बिलियन डॉलर तक आ जाना कैसे पॉसिबल है। चलते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इसका इतिहास क्या है, अब क्या चल रहा है। जो कंपनियां विदेश से फंडिंग कर रही हैं, चाहे वो अनअकैडमी हो, चाहे वो बायजूस हो, तो समझते हैं क्या है बायजूस की कहानी। अब समझते हैं बायजूस की कहानी को। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्या अपनी ही कंपनी के बाहर निकाले जाएंगे बायजूस के फाउंडर रविंदर। अब समझते हैं ईजीएम में क्या बड़ा फैसला, क्या बंद हो जाएगी भारत की सबसे बड़ी कंपनी। अब इसी को आगे समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईडी ने, किसने मेरे भाई, ईडी ने बायजूस के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। क्या है, यानी कि लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। अब समझते हैं कि बायजूस का इतिहास, क्यों इसके प्रति लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। तो जैसे देखते हैं, जैसे बहुत ज्यादा बायजूस चर्चा में रहा है क्योंकि बायजूस ने रविंद्रन को बाहर करने के लिए वोटिंग आज फेमा कंपनी फंसी, या फेमा में फंसी कंपनी। अब समझते हैं कि क्या है इसका रीजन और बायजूस है क्या चीज। जैसे कि आप जानते हैं बायजूस के बारे में, तो एक जो बायजूस है क्या है मेरे भाई, बहुराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी है, यानी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब इसका जो मुख्यालय है मेरे भाई कहां पर है, बेंगलोर में है, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। किसने, रविंदर ने और उनकी पत्नी गोकलनाथ ने की थी। बायजूस दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो प्रेजेंट टाइम में 2021 तक बहुत तीव्र विस्तार से बढ़ रहा था। अब समझते हैं कि बायजूस एक क्या है, लर्निंग ऐप है। अब जब लर्निंग ऐप है तो जिसे थिंक एंड लर्नर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्या किया गया था मेरे भाई, विकसित किया था। अब समझते हैं बायजूस के जो सीईओ हैं वो कौन है, रविंद्रन है। और रविंद्रन ने मुख्य रूप से क्या करा था, इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षण लिया था। और 2006 में, कब मेरे भाई, 2006 में छात्रों को गणित परीक्षा पास कराने के लिए उन्होंने एक कोचिंग देना प्रारंभ किया था। क्या दिया था, कोचिंग देना प्रारंभ किया था। और 2011 में रविंदर और उसकी पत्नी ने केजी से लेकर 12th क्लास के सेगमेंट के साथ साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को वीडियो आधारित शिक्षण संस्था कार्यक्रम क्या किए थे मेरे भाई, पेश किए थे। अब इसी में आगे समझते हैं 2015 तक, क्या मेरे भाई, 2015 तक 4 साल के विकास के बाद प्लेटफॉर्म ने बायजूस द लर्निंग ऐप एक क्या करा था, एक ऐप लॉन्च किया था। अब धीरे धीरे, अब ये जो 2006 से लेकर 2017 तक क्या हुआ, इसका विकास बहुत ज्यादा तीव्र गति से होता है। अब अब सडनली न्यूज क्या आ रहा है, क्यों इसमें ईडी का छापा पड़ा। अब सबसे पहले समझते हैं इसके और इतिहास को, जानते हैं कि बायजूस ने, जिनका विदेश से फंडिंग होती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिनको विदेश से फंडिंग होती है। अब विदेश से फंडिंग होने के साथ साथ बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां जो बहुत सारे क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं। अब समझते हैं बायजूस ने किस किस का अधिग्रहण किया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बायजूस ने क्या था, 2017 में थिंक एंड लर्नर के पेयर्स को एडोराइट का भी क्या करा था, अधिग्रहण किया था। कितने में क्या था, अब ऐसे ही जनवरी 2000 में अमेरिका आधारित ओसो को भी इसने अधिग्रहण किया था। बायजूस ने 300 करोड़ डॉलर की भारतीय स्टार्टअप बाइटस जूनियर का भी अधिग्रहण किया था। और ऐसे ही बायजूस ने, आपने एक नाम सुना होगा प्लेटफॉर्म का जिसका नाम है आकाश, और आकाश का भी क्या करा था मेरे भाई, अधिग्रहण कर लिया था। अब समझते हैं ये चर्चा में क्यों है मेरे भाई। जो चर्चा में रहने का इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि इस पर क्या करा है, ईडी ने सर्कुलर रेट जारी किया है। अब समझते हैं कि इसमें बायजूस को, अब समझते हैं इसके क्या क्या है। जैसे आप देख रहे हैं कि बायजूस ने जब स्टार्ट किया था 2011 से लेकर और 2016 तक, इसका टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था तीव्र गति से। और आपने देखा होगा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ऐसा बोला जाता है, या आपने ऐसा सुना होगा, कोरोना काल में क्या होते, तीव्र गति से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में की जाती है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो थे 2016 यानी कि कोरोना के बाद, ठीक है, बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगे। लेकिन बायजूस में ऐसा नहीं था।
बायजूस क्या था, 2015 के बाद ही बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा था। अब चर्चा में समझते हैं कि अब बायजूस पर एक आरोप लगाया जाता है कि बायजूस ने विदेशी कंपनियों से या विदेश क्षेत्र से क्या लिया था, एक लोन लिया था, टर्म लोन, और उस टर्म के लोन के लिए वो कहां जाते हैं, कोर्ट भी जाते हैं। अब समझते हैं बायजूस के बारे में थोड़ा सा। जो बायजूस था उसका टर्नओवर, और जैसे आप देख रहे हैं 2014 में कितना लॉस हुआ, कितना जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, 2016 में, 2017 और 18 में इसका क्या हुआ, टर्नओवर बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया और लॉकडाउन के बाद सभी कंपनियां क्या होने लगी, बहुत तीव्र गति से ग्रो करने लगी। लेकिन बायजूस का जो था कि लॉकडाउन के बाद बायजूस धीरे धीरे क्या होने लगा, अपने गिरावट की ओर बढ़ने लगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं 2020 में इसके बायजूस में कितना गिरावट आई थी, 4,588.75 करोड़ का ये इसमें क्या आई थी, गिरावट देखने को मिली, यानी कि इसमें क्या हुआ, डाउन हो गया। अब यहीं पर समझते हैं बायजूस के बारे में थोड़ा सा। अभी ट्वीट हुआ था 2023 में, यानी कि नवंबर में ही, 21 नवंबर 2000 को ईडी ने ट्वीट किया है इस पे। अब समझते हैं इनके बायजूस के शेयर होल्डर। बायजूस के जो शेयर होल्डर हैं, जैसे बायजूस ओनर जो हैं, जो कि रविंद्रन है, जिनका शेयर होल्डर कितना है मेरे भाई, 17.10%, और उनके भाई रीजू रविंदर का 6% है, और उन्हीं की वाइफ दिव्या का, इनका कितना, 3% है। अब बाकी के जितने अदर शेयर होल्डर्स हैं, अब ये बोल रहे हैं कि ये जो बायजूस है, बायजूस क्या हो रही है, धीरे धीरे जो $22 मिलियन की कंपनी थी, अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वो अपने डाउन पर होती जा रही है। तो अब शेयर होल्डर ने क्या करा, एक मीटिंग जारी की। अब इसी में आगे समझेंगे कि फेमा ने इस पर क्या लगाया है, कि फेमा का पहले समझते हैं फेमा है क्या चीज। अब फेमा के बारे में बात करें, जो फेमा का पूरा नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। और ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन और विदेशी व्यापार और भुगतान संबंधित क्या है, एक अधिनियम है। यह देश के बाहर व्यापार और भुगतान और भारत के विदेशी मुद्रा बाजार को व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाता है। यह एक नागरिक कानून है। इस अधिनियम के तहत ईडी, क्या मेरे भाई, इस अधिनियम के तहत ईडी को विदेशी मुद्रा कानून और नियमों के संदिग्ध उल्लंघन की जांच करने, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने और उन पर क्या लगाया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी तक ईडी के बारे में यही सुना होगा, ईडी जो काम करती है वो किस पर करती है, सिर्फ राजनेताओं पर छापा मारती है, ऐसा नहीं है। ईडी जो है, ईडी जो क्या करती है, अलग अलग जगह पर क्या करती है, छापा मारती है। जिसमें से आपने फेमा के तहत किस पर छापा की मारा गया है, बायजूस पर मारा गया है। अब बायजूस के बारे में यहीं पर आगे भी समझेंगे कि उसको क्या करे, सर्कुलर रेट जारी कर दिया है। जैसे अब मेन करंट का मुद्दा है, ईडी ने बायजूस के सह संस्थापक रविंदर बायजूस और उसकी कंपनी थिक एंड लर्नर प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों पर छापेमारी की। ईडी ने यह कार्रवाई बायजूस द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा के नियमों का उल्लंघन करने पर की गई है। ईडी के अनुसार साल 2011 से 2023 के दौरान 28,000 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला, और इस अवधि में कंपनी ने 9,754 करोड़ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम पर विभिन्न विदेशी प्राधिकरणों को भेजे हैं। इस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बायजूस ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जबकि कंपनी ने ईडी को इस बाबत कई बार सम्मन भेजे, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। आखिरकार ईडी ने फेमा के तहत क्या किया गया है, यानी कि कार्रवाई की है। अब वहीं पर समझते हैं, ईडी मुख्य रूप से 3 तरह के अपराधों पर काम करते हैं। कितने तरह के अपराधों पर काम करते हैं मेरे भाई, 3 तरह के अपराधों पर काम करते हैं। पहला, मनी लॉन्ड्रिंग, जो पैसों की हेरफेरी पर कमाई गई संपत्ति और उसको जब्त करना। दूसरा होता है विदेशी मुद्रा कानून, जो कि फेमा होता है। इसी के तहत बायजूस पर क्या दिया है, कार्रवाई की गई है। अब समझते हैं तीसरा क्या होता है, एफईओ के तहत भगोड़ा अपराधियों को शिकंजा कसना, जिसमें विदेशी भाग चुके अपराधियों की संपत्ति को क्या करना होता है मेरे भाई, कुर्क करना होता है। अब यहीं पर समझते हैं कि ईडी ने क्या करा है, बायजूस के प्रति एक नोटिस जारी किया है, जिसे बोलते हैं लुक आउट नोटिस जारी किया है। अब समझने की चीज यह है कि लुक आउट नोटिस क्या होता है, देखेंगे। लुक आउट नोटिस कानून की गिरफ्त से फरार अपराधियों को गिरफ्त करने के लिए जारी किया जाता है। लुक आउट नोटिस को
लुकआउट सर्कुलर भी कहा जाता है। कई बार लुकआउट नोटिस उन लोगों के खिलाफ भी जारी किया जाता है जिन्हें के लिए कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियों की तरफ से अनुरोध किया जाता है। भारतीय नागरिकों के लिए लुकआउट नोटिस गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है मेरे भाई? गृह मंत्रालय द्वारा लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है और कुछ दिशा निर्देश के आधार पर ही ये जारी किया जाता है। हम आपको उन 4 बुनियादी नियमों को बताने जा रहे हैं जिनके आधार पर किसी भी भारतीयों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। सीधा सीधा है, लुकआउट नोटिस का जारी करने का बाद है कि यदि बायजूस के संस्थापक सह संस्थापक यदि बाहर जाते हैं तो उनको पहले, या विदेश जाते हैं या अपने देश को छोड़कर जाते हैं तो उनको पहले ईडी को बताना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई? अब ठीक है, मिलते हैं फिर अगले नए सेशन के साथ।